आज की क्लास में हम क्लास 7 के हिंदी बुक बसंत का चैप्टर 3 चैप्टर का नाम है हिमालय की बेटियां। इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके लेखक हैं नागार्जुन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सदियों से हमारे देश में प्रकृति को वरदान माना गया है। प्रकृति की जो भी देन है, जैसे नदी, पवन, जल, इन सभी की पूजा की जाती है। नदियों को माँ का स्थान दिया गया है। लेखक नागार्जुन नदियों को और भी कई रूपों में देखते हैं। लेखक ने नदियों को माँ के साथ इन्हें बेटी, प्रेयसी तथा बहन के रूप में देखा है। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। लेखक ने सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों को बहुत महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि इन नदियों के साथ हिमालय से निकली अन्य नदियां का नाम भी जुड़ जाता है। इन नदियों का नाम लेने पर हिमालय से निकली अन्य सभी नदियों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। हिमालय से निकलकर पिघली हुई एक बूंद से मिलकर यह दोनों नदियां बनी है। इन दोनों नदियों को महानदी कहा जाता है। उस समुद्र को बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है जिस समुद्र में जाकर यह दोनों नदियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो चलिए इसको करते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है क्योंकि नदी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। नदियों से हमें जल प्राप्त होता है। इनका जल बहुत ही शुद्ध तथा पवित्र होता है। जहाँ जहाँ से ये नदियाँ गुजरती हैं वहाँ हरियाली तथा समृद्धि फैलाती है, सभी को जीवन प्रदान करती है। इन्हीं नदियों के जल से हम आधुनिक उपकरण बनाने में सफल हुए हैं। नदियों के जल से ही बिजली बनती है। यदि नदियाँ ना होती तो किसानों के लिए खेती करना संभव नहीं होता तथा सभी की भोजन प्राप्त करने की मूल समस्या का समाधान संभव नहीं हो पाता। नदियाँ हमारी माता की तरह हमें मातृत्व देती है। हमें भी माता की तरह नदियों का सम्मान करना चाहिए तथा इनकी पूजा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हिमालय की यात्रा का वर्णन करते हुए नागार्जुन ने बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों की, पहाड़ों के बीच उन्नत हुए उपजाऊ भूमि की प्रशंसा की है। इनके अतिरिक्त लेखक ने चीड़, चिनार, देवदार जैसे वृक्षों के जंगलों का वर्णन भी किया है। अगला प्रश्न है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। नदियों तथा हिमालय पर कई कविताएं लिखी गई है। हिमालय विषय पर गोपाल सिंह ने हिमालय और हम कविता लिखी है। जय शंकर प्रसाद ने कविता हिमालय के आंगन में लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविता हिमालय लिखी है। इन सभी कविताओं में कवियों ने हिमालय की महानता का वर्णन किया है। यह बताया गया है कि हिमालय पर्वत हमारे देश का ताज है। हिमालय पर्वत की वजह से हम दुश्मनों से सुरक्षित हैं। अपने लेख हिमालय की बेटियां में नागार्जुन ने नदियों तथा हिमालय का वर्णन उनमें संबंध दर्शाए हुए किया है। वह नदियों को हिमालय की बेटियां बताते हैं तथा हिमालय उन्हें एक पिता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यह लेख 1947 में लिखा गया था। इन नदियों में तब से बहुत बदलाव आए हैं। यह नदियाँ आज भी हिमालय से निकलती है, लेकिन इन नदियों का जल पहले की भांति शुद्ध नहीं रहा। प्रदूषण के कारण ये नदियाँ अशुद्ध जल लेकर बहती है। प्रदूषण के कारण जो पानी पहले अमृत तुल्य हुआ करता था, अब पीने लायक नहीं रहा। अगला प्रश्न है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है क्योंकि हिमालय पर्वत पर अनेक
ऋषि मुनियों ने तपस्या की है तथा इस पर्वत पर तपस्या कर उन्होंने कई वरदान प्राप्त किए हैं। भगवान शिव का निवास भी इन्हीं पर्वतों के बीच बसे कैलाश पर्वत पर था। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।